नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हुए हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल टॉपिक के अंतर्गत हम आपको बताएंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। देन हम आपको बताएंगे पाकिस्तान प्रस्ताव, जिसे क्या लाहौर प्रस्ताव भी बोला जाता है। देन हम आपको बताएंगे अगस्त प्रस्ताव, और उसके बाद जो हम बताएंगे वो बताएंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, तो आज ये जो टॉपिक है ये आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंतर्गत पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर देखिए और फिर इस वीडियो को देखिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो सारे गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे वो डिस्कस किए थे, और हमने ये देखा था कि जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, उसकी चर्चा के बाद क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या पारित किया गया था। ठीक है, तीसरे गोलमेज सम्मेलन की चर्चा के बाद क्या हुआ था, ये जो भारत सरकार अधिनियम था 1935 क्या ये पारित किया गया था। अब अगर मैं इसकी बात करूं भारत सरकार अधिनियम की, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, कौन सी, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी जो कि सौंपी गई थी कहां पर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के निर्माण का क्या बनी थी, ये एक आधार बनी थी। क्या बनी थी, आधार बनी थी। और जो नए भारत सरकार का अधिनियम था वो 4 अगस्त 1935 को क्या, इसको शाही मंजूरी भी मिल गई थी। अगर मैं बात करूं इस अधिनियम की, तो इस अधिनियम में जो पुराने संवैधानिक सुधार हुए थे, ठीक है, को वर्तमान विशेषताओं को क्या रखा था, इसमें जारी रखा था और इसको क्या एक विस्तार दिया गया था। परंतु इसमें क्या कुछ नए सिद्धांत भी क्या इसके साथ साथ जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, इसमें संघात्मक प्रकार की क्या सरकार प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषता थी कि ये कैसे आया। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी और प्रमुख बातें। तो इस अधिनियम में जो मेन प्रमुख बात थी वह थी प्रांतीय स्वायत्तता। जो वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें ये पूछ लिया जाता है कि इस अधिनियम में क्या आया था, तो प्रांतीय स्वायत्तता को क्या इसमें लाया गया था। अब आप पूछोगे कि प्रांतीय स्वायत्तता आखिर होती क्या है, तो अगर अंग्रेजी में मैं बताऊं तो इसका जो मतलब होता है वो होता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी, ठीक है, क्या होता है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तो इससे ही आपको समझ आ गया होगा कि जो प्रांतों में स्वायत्तता, स्वायत्तता का मैं मतलब आपको बताती हूं। स्वायत्तता का मतलब होता है एक प्रकार की संप्रभुता। संप्रभुता जिससे क्या निर्णय लेने में, क्या लेने में, निर्णय लेने में बेहतरी आए। तो स्वायत्तता का ये मतलब होता है जो कि किसी भी राज्य के विकास के लिए क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, खासकर आर्थिक विकास के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको स्वायत्तता का मतलब बता दिया। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमी बोलते हैं। तो प्रांतों में क्या स्वायत्तता को क्या लाया गया। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, जो द्वैध शासन था उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया था। इस अधिनियम की अगर मैं महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करूं तो इसमें 3 सूचियां सम्मिलित की गई थी। कौन कौन सी, पहली थी आपकी संघीय सूची, ठीक है, नेक्स्ट थी आपकी राज्य सूची, और तीसरी थी जो आपकी समवर्ती सूची। तो इसमें क्या 3 सूचियों में विषय क्या ऐड किए गए थे। अब आप लोगों को पता होगा कि संघीय सूची क्या केंद्र के अंतर्गत, राज्य सूची क्या राज्य के, और समवर्ती सूची क्या, जो भी इसमें विषय होते हैं वो क्या केंद्र और राज्य सरकार के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये क्या इसी अधिनियम में ये सूचियां क्या ऐड की गई थी। अगर मैं इस अधिनियम की बात करूं तो एक और महत्वपूर्ण विशेषता थी, और वह यह विशेषता थी कि जो अब
अवशिष्ट शक्तियां थी, अवशिष्ट जो शक्तियां थी वो किसको दे दी गई थी? वो दे दी गई थी वायसराय को। किसको दे दी गई थी? वायसराय को। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आई थिंक 2018 के प्रीलिम्स में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसको दे दी गई थी। तो ये जो अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियां इस अधिनियम के अंतर्गत किसको दे दी गई थी? इस अधिनियम के अंतर्गत वायसराय को दे दी गई थी। ओके, तो ये याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण विशेषता मैं इस अधिनियम की बता देती हूं, वो यह थी कि 1937 में, कब? 1937 में एक संघीय न्यायालय की क्या? किसकी? एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी इस अधिनियम के अंतर्गत, जो कब हुई थी? 1937 में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं पाकिस्तान प्रस्ताव या लाहौर प्रस्ताव, 24 मार्च 1940। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये जो पाकिस्तान प्रस्ताव था ये था क्या। ओके, तो देखिए, अगर मैं पाकिस्तान प्रस्ताव या लाहौर प्रस्ताव की बात करूं तो जो इसको नाम दिया गया लाहौर प्रस्ताव, वो मैं आपको बताती हूं। क्या था कि ये 3 दिवसीय बैठक हुई थी। क्या हुई थी? 3 दिवसीय बैठक हुई थी। 22 मार्च से कब? 24 मार्च 1940 को ये 3 दिवसीय बैठक हुई थी, जो कि कहां पर हुई थी? लाहौर में हुई थी। तो इसी कारण इसको जो नाम पड़ गया वो पड़ गया लाहौर प्रस्ताव। ठीक है, तो ये जो बैठक हुई थी वो हुई थी कहां पर? लाहौर में, और ये एक तरीके से राजकीय या राजनीतिक संकल्पना पर आधारित थी। किस पर? राजनीतिक संकल्पना पर। ठीक है, अब जो इस बैठक की अगर मैं बात करूं तो इस बैठक में जो उत्तर पश्चिम, कौन से? जो उत्तर पश्चिम और जो पूर्वी क्षेत्र था, उसके लिए क्या मांग की गई थी? उसके लिए जो मुसलमान थे उनके लिए ये मांग की गई थी एक स्वतंत्र रियासत की। ठीक है, जो मुसलमान थे उनके लिए एक स्वतंत्र रियासत की मांग की गई थी इन क्षेत्रों में। चूंकि ये जो बैठक हुई थी वो कहां हुई थी? लाहौर में हुई थी। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? लाहौर प्रस्ताव भी बोला जाता है, जो कि प्रस्ताव क्या हो गया था? पास कर दिया गया था। अब आप बोलेंगे आखिर इसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी क्यों बोलते हैं? तो देखिए, पाकिस्तान प्रस्ताव इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इनकी मांग थी, ठीक है, जो ये मांग थी वो बाद में क्या हो गई थी? परिवर्तित हो गई थी पाकिस्तान को लेकर। किसको लेकर? परिवर्तित हो गई थी पाकिस्तान के को लेकर। इस वजह से क्या, इसको पाकिस्तान भी बोला जाता है कि मतलब जो भारतीय मुसलमान थे उनके लिए क्या, एक अलग राष्ट्र की उन्होंने सोचा था कि निर्माण करेंगे। ठीक है, इसलिए इसको पाकिस्तान प्रस्ताव भी बोला जाता है। और यहां पर देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो संघीय योजना थी उसको क्या, अस्वीकार कर दिया गया था। ठीक है, तो ये था आपका पाकिस्तान प्रस्ताव या लाहौर प्रस्ताव। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगस्त प्रस्ताव की ओर। कहां पर आगे बढ़ते हैं? अगस्त प्रस्ताव। अब देखिए आखिर ये अगस्त प्रस्ताव, इसको नाम क्यों दिया गया? तो नाम से ही समझ आ रहा है अगस्त में हुआ होगा ये प्रस्ताव पारित। ठीक है, इस वजह से क्या दिया गया, इसे अगस्त प्रस्ताव नाम दिया गया। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल बताती हूं। देखिए क्या हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो जर्मनी की नीति थी, उसके सामने जो ब्रिटेन था वो क्या हो गया था? कमजोर पड़ने लगा था। जो ब्रिटेन था वो क्या हो गया था?
कमजोर पड़ने लगा था। अब इसी के लिए 8 अगस्त 1940 को, कब? 8 अगस्त 1940 को जो लिनलिथगो था उसने क्या किया, जो भारतीय थे उनको समर्थन पाने के लिए क्या एक प्रस्ताव पारित किया, और उसी को क्या बोला जाता है? अगस्त प्रस्ताव बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो अगस्त प्रस्ताव था ये किसके द्वारा पारित किया गया या किसने ये रखा था, तो ये रखा था लिनलिथगो ने। ठीक है, और किस लिए रखा था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन की स्थिति थी वो कमजोर हो गई थी, तो भारतीय जनता से या जो राष्ट्रवादी थे उनसे समर्थन पाने के लिए क्या किया था, इसने एक प्रस्ताव रखा था। इसको ही क्या बोलते हैं? अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ देती हूं मैं यहाँ पे। भारत में जनता की नजरों में जीत हासिल करने के क्रम में लिनलिथगो ने क्या किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में राष्ट्रवादियों का समर्थन पाने के लिए क्या रखा था? एक प्रस्ताव रखा था, जिसे अगस्त प्रस्ताव 1940 के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अब आखिरकार इसकी प्रमुख बातें क्या थी, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहली, एक अनिर्दिष्ट भविष्य में डोमिनियन स्टेट्स का क्या किया था इन्होंने, इसके अंतर्गत वादा किया था। नेक्स्ट, युद्ध के बाद एक संविधान सभा बनाई जाएगी, जिसमें देखिए क्या कहा था उन्होंने, युद्ध के बाद क्या एक संविधान निर्माता सभा बनाई जाएगी। परंतु देखिए उन्होंने चाल क्या चली, परंतु जो ब्रिटिश संसद होगी उसके अनुमति के बाद ही क्या होगा, ये होगा। और एक चीज और, इन्होंने जो राजनीतिक पार्टियां थी उस समय, जैसे कांग्रेस थी ना उस समय, जो राजनीतिक पार्टियां थी उनसे कोई सुझाव मशवरा नहीं किया था। इससे क्या ये लोग बाद में रुष्ट हो गए थे, मैं अभी और आगे बताऊंगी। तो क्या हो गए थे, रुष्ट हो गए थे। तो इन्होंने क्या ये बातें रखी थी। नेक्स्ट बात देखते हैं, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसमें क्या होगी, तत्काल वृद्धि होगी। नेक्स्ट रखा था, एक युद्ध परामर्शदात्री परिषद का क्या होगा, गठन किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रमुख बातें यहाँ पे ऐड की है जो कि इसकी प्रमुख बातें थी। ठीक है, तो ये था क्या, अगस्त प्रस्ताव। मेन यहाँ पे आपको यही जानना जरूरी था कि आखिर यह अगस्त प्रस्ताव था क्या, किसके द्वारा पारित किया गया और इसका कारण क्या था पारित होने का। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या, व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आखिर ये व्यक्तिगत सत्याग्रह में हुआ क्या था, वो मैं आपको बताती हूं। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह में यह हुआ था जब अगस्त प्रस्ताव पारित किया गया, तो क्या हुआ, जो ये अगस्त प्रस्ताव था, मैंने अभी अभी आपको बताया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से इन्होंने सलाह मशवरा नहीं किया था कि भारतीयों का सहयोग मिले। ठीक है, किसी से भी सलाह मशवरा नहीं किया था, जिसके कारण जो महात्मा गांधी थे वो क्या हो गए थे, रुष्ट हो गए। ठीक है, मतलब नाराज हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की क्या कर दी, घोषणा कर दी। कुछ चुने हुए लोगों में क्या कर दी उन्होंने, व्यक्तिगत जो सत्याग्रह थी उसकी क्या कर दी, घोषणा कर दी। अब जब व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा कर दी तो इन्होंने क्या किया, ये एक ऐसा सत्याग्रह था, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल। कौन करेगा, इंडिविजुअल कोई सत्याग्रही क्या करेगा, सत्याग्रह करेगा। तो इसमें क्या किया था, इन्होंने चुनी हुई जगह पर वो सत्याग्रही क्या करता था, भाषण देता था। जो सत्याग्रही था वो क्या करता था, भाषण देता था और खुद को क्या, कैद करवाना। ठीक है, मतलब खुद को क्या, भाषण देके, मतलब ये एक तरीके से क्या था, एक अहिंसावादी ही सत्याग्रह था। क्या था, एक अहिंसावादी ही सत्याग्रह था। परंतु इसमें उन्होंने क्या वो अपनाई थी, इन्होंने अपनाया था कि जो सत्याग्रही होगा वो सत्याग्रह कैसे करेगा, भाषण देकर ही सत्याग्रह करेगा। ओके, तो ये था इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह में। तो अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला व्यक्ति कौन था जिसने ये सत्याग्रह किया था, तो विनोबा भावे कौन थे, पहले सत्याग्रही थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा आखिर दूसरे कौन थे,
तो दूसरे जो सत्याग्रही थे वह थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे सत्याग्रही जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। अब मैं आपको ये पढ़ के सुना देती हूं कि अगस्त प्रस्ताव ने राष्ट्रवादियों को क्या कर दिया था? चौंका दिया था और कांग्रेस के व्यक्तिगत सत्याग्रह को क्या शुरू किया था। तो मैंने आपको पूरी कहानी बता दी कि आखिर ये हुआ कैसे था। ठीक है, तो विनोबा भावे क्या थे? पहले सत्याग्रही थे, जबकि नेहरू जो थे वह दूसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल से समझा दिया कि आखिर व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ कैसे था। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपने देखा होगा आपको रिप्लाई हमेशा मिलता है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।